बच्चे हमारे घर की मुस्कान होते हैं। इनसे हमारी उम्मीदें, हमारे सपने और ये हमारे घर की एक खूबसूरत तस्वीर होती है। उनसे हमारी दुनिया बसती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बच्चों की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम डायरिया की, जो केवल लूज मोशंस ना होकर सीवियर डिहाइड्रेशन का रूप भी ले सकती है। लेट्स अंडरस्टैंड द मिथ, मिस्टेक्स एंड लाइफ सेविंग टिप्स ऑफ डायरिया फ्रॉम आवर हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर नारायण। Thank you. Thank you for inviting me on the health पर चर्चा. So especially thank you मैम आपको और आपको दोनों लोग. डॉक्टर साहब, पीडियाट्रिक ओपीडी में आने वाली बहुत कॉमन बीमारी है डायरिया। तो डायरिया क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। डायरिया हम जब कहते हैं जब कोई बच्चा जैसे प्रतिदिन जिस प्रकार की लैट्रिन कर रहा है तो उसके सडन चेंज इन कंसिस्टेंसी और सडन चेंज इन फ्रिक्वेंसी, तब हम उसे डायरिया कहते हैं। मतलब यदि एक सामान्य बच्चा प्रतिदिन 3 से 4 बार लैट्रिन करता है और वो अचानक से 8 बार, 10 बार, 12 बार या उससे अधिक बार लैट्रिन करने लगे और उसकी कंसिस्टेंसी हमेशा मान के चलिए सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड या सॉलिड रहती है और वो सडन चेंज इन कंसिस्टेंसी मतलब 2 वर्ड्स पतले होने की तरफ जाए कि गाढ़े से धीरे धीरे पतले होने लगे, तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई और कंसिस्टेंसी भी उसकी चेंज हो गई, तो उसको हम लोग डायरिया कहते हैं। डॉक्टर नारायण, ये बताइए कि इसमें कुछ ड्यूरेशन भी है कि कितने दिन तक रहेगी ऐसी कंसिस्टेंसी कि उसे हम डायरिया कहेंगे? डायरिया को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है एक्यूट डायरिया। एक्यूट डायरिया हम लोग कहते हैं जो 15 दिन से कम रहता है। एक होता है परसिस्टेंट डायरिया जो 15 दिन से आगे तक जाता है। एक होता है कंटिन्यूस डायरिया, कंटिन्यूस या क्रोनिक डायरिया। क्रोनिक डायरिया जो डायरिया 4 हफ्ते से ज़्यादा समय तक रहे तो हम लोग उसको क्रोनिक डायरिया कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि डायरिया के तो बहुत सारे कारण होते हैं। तो व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ डायरिया? डायरिया के कॉजेज देखा जाए मैम तो हर एज ग्रुप में डायरिया के कॉजेज अलग होते हैं। तो हम एक सामान्य बात करेंगे कि डायरिया के मुख्यतः क्या कारण होते हैं। तो डायरिया हमेशा 3 प्रकार में हम लोग बांटते हैं। एक होता है मतलब जो इन्फेक्शन की वजह से होता है, एक होता है इंडाइजेशन की वजह से होता है और एक होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हो सकता है। तो जो इन्फेक्शियस डायरिया होता है बच्चों में मुख्यतः वही देखने को मिलता है और इसमें हम लोग वायरल इन्फेक्शन की वजह से और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से और कई बार हम लोग कह सकते हैं तो पैरासाइट इन्फेक्शन की वजह से जो डायरिया होता है उस हिसाब से हम लोग आगे डिवाइड करेंगे। ये पता कैसे लगता है कि किस तरह का डायरिया? इसके लिए हम लोग मुख्यतः सीजन देखते हैं मैम कि किस सीजन में बच्चा हमारे पास एक तरह से दस्त लेके आया है। तो जो विंटर की डायरिया होते हैं मोस्टली वायरल एसोसिएटेड होते हैं और जो गर्मियों के और रेनी डेज की डायरिया होते हैं मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डायरिया होते हैं, क्योंकि इनमें कंटामिनेशन के चांसेस बैक्टीरिया के ज़्यादा होते हैं। और इसके साथ में जो उनका स्टूल होता है जिसको हम लोग लैट्रिन कहते हैं उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, इससे भी हम लोग क्लिनिकली डायग्नोज कर लेते हैं कि ये बैक्टीरियल है, वायरल है या पैरासाइटिक है। डॉक्टर ने जैसे आपने बताया कि क्लाइमेटिक असर भी होता है, तो बेसिकली क्यों समर और रेनी सीजन्स में केसेस क्यों बढ़ जाते हैं? समर में और रेनी डेज में जो डायरिया के केसेस वो इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि समर में खाने की जो खराब होने की या सड़ने की गति है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। तो कई बार हम इंडियन लोगों के फैमिलीज़ में देखते हैं रेफ्रिजरेटर हर किसी का नहीं होता, होता भी है तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या फ्रिज ओवरलोडेड है, भरा है, कुछ खाना हमने बाहर ही छोड़ दिया कि हम बाद में रख लेंगे और हम लोग भूल जाते हैं। फिर मोस्टली हम लोग देखते हैं कि घर की जो महिलाएं होती है वो फूड को सूंघ के बताती हैं ये खाना खराब हो गया या नहीं हुआ, और खराब होता है तो उसे हटा देते हैं। लेकिन बच्चों में यदि वो खाना पूरी तरह से खराब नहीं हुआ, मान लीजिए उसका सिर्फ उसमें एक तरह से इन्फेक्शन की शुरुआत हो गई खाने में और हमने वो फूड अपने बेबी को खिला दिया तो बेबी को इन्फेक्शन होगा और उसे डायरिया हो जाएगा। और गर्मियों का ही बात की, अब हम यदि बारिश की बात करें तो बारिश में क्या होता है जो हम लोगों का ड्रिंकिंग वाटर होता है वो कंटामिनेटेड होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसे रिवर का पानी कहीं आया तो कहीं हम लोगों का सीवर लाइन या और भी मिक्सचर ऑफ वाटर्स हो जाते हैं, या बाहर कुछ खिला पिला दिया बच्चों को, गोलगप्पे खिला दिए, तो जो पानी ले रहा है वो कोई आरओ का पानी यूज़ नहीं करता है जो चाट वाला है, या कोई फूड में जो हम आउटसाइड फूड खिला रहे हैं वो खाना कुकिंग में यूज़ कर रहे हैं तो वो लोग आरओ या फिल्टर का पानी यूज़ नहीं करते, मुख्यतः जो टैप वाटर होता है उसको यूज़ कर लेते हैं। यदि उसमें मिक्सिंग है तो बच्चों को वो इन्फेक्शन पेट में जाने का खतरा खाने के थ्रू या पानी के थ्रू रहता है। डॉक्टर न्याय, ये बताइए कि क्या ज़्यादा डेंजरस है, इन्फेक्शन या डिहाइड्रेशन?
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मैम। इन्फेक्शन तो हम लोग क्योर कर सकते हैं, पर यदि बच्चा डिहाइड्रेटेड हो गया है तो उसको क्योर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कई बार तो डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो डेफिनेटली डिहाइड्रेशन इज़ मोर डेंजरस टू इन्फेक्शन। कब डॉक्टर ने ये बताइए कि जैसे आपने बताया डिहाइड्रेशन इज मोर डेंजरस, तो वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो पेरेंट्स को पता होने चाहिए कि हाँ अब अपने बच्चे को हॉस्पिटलाइज करना है, ये डॉक्टर के पास ले जाना है? डिहाइड्रेशन हर उम्र में बहुत खतरनाक होता है। छोटे शिशुओं में डिहाइड्रेशन और भी ज़्यादा खतरनाक होता है कंपेयर टू एडल्ट या एडोलेसेंट या स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारी जो बॉडी है उसमें वाटर का एक परसेंटेज होता है। तो सबसे ज़्यादा जो 80% तक पानी होता है वो इन्फेंट में या टॉडलर्स में होता है। तो यदि ऐसे बच्चों में वाटर लॉस ज़्यादा होता है तो उनका जो एक तरह से रेशियो होता है वाटर का और बॉडी मास का, वो डिहाइड्रेशन की वजह से पानी अत्यधिक तेज़ी से कम होता है और बच्चा ज़्यादा अधिक तेज़ी से डिहाइड्रेटेड हो जाता है कंपेयर टू एडल्ट या बड़े बच्चों की कंपेयर में। तो जो रेड फ्लैग साइन है, यदि आपका बच्चा सबसे पहले सुस्त लग रहा हो, बच्चा दूध नहीं पी रहा हो या खाना नहीं खा रहा हो, माँ बाप ये देखें कि बच्चे ने कितनी देर से यूरिन पास या जिसे हम पेशाब कहते हैं पेशाब नहीं की है। अत्यधिक माताएं लोग डाइपर पहना रहती हैं तो डाइपर हटा के आप चेक करें कि आपके बच्चे ने पेशाब कितनी देर से नहीं की है। यदि बच्चे ने पेशाब नहीं की है तो दिस इज़ द डेंजरस साइन और एक मतलब एक डिहाइड्रेशन उसको काफ़ी ज़्यादा हो गया। बच्चे की आँखें और बच्चे की टंग या मुंह सूखा लगे, बच्चा रोए पर उसके आंसू ना आए, बच्चे की स्किन है वो नॉर्मल टेलर में जाने के लिए टाइम पे यदि हम उसे ऐसे पिंच करें पेट पे या हाथ पे और छोड़ दें तो वो अपना रीसेप लेने में 3 सेकेंड या 4 सेकेंड्स ले, तो इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर पानी की कमियाँ शुरू हो गई है या हो चुका है। तो ऐसे चीज़ों में हमें जल्दी से रश करके आपके जो पीडियाट्रिशियन है उनसे कंसल्ट करना होता है। तो वास्तव में ओआरएस का कोई रोल है डिहाइड्रेशन और डायरिया में? ORS में एक ऐसा घोल है जिसे हम लोग जीवन रक्षक घोल कहते हैं और इवन हम लोग ORS वीक भी मंथ ऑफ जुलाई में हम लोग मनाते हैं, क्योंकि अवेयरनेस ORS की करना बहुत ज़रूरी है। ORS इसीलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि हम लोगों को जब डायरिया या बच्चों को डायरिया होता है तो उनके अंदर के जो ज़रूरी तत्व होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को स्टूल से और वॉमिटिंग से निकल जाते हैं, तो उनको हमें मेंटेन रखने के लिए ORS का घोल देना पड़ता है। तो ORS के पैकेट्स हमेशा जो खरीदें तो उस पर WHO ORS लिखा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी कंपनियां ORS लिख के बेचती हैं लेकिन वो ORS नहीं होता है। जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का साइन हो और WHO लिखा हो, सिर्फ वही ORS का उपयोग करें। ORS आप घर पे भी बना सकते हैं। यदि किसी घर में माँ अकेली है या बाहर जाने में कोई असमर्थ है और बच्चे को अचानक से डायरिया शुरू हो गया है तो माँ घर पे भी ORS का घोल तैयार कर सकती है। उसके लिए माँ को 1 लीटर शुद्ध पानी लेना है। शुद्ध पानी का मतलब जो पानी बच्चा पीता है, RO का पानी है, फिल्टर वाटर है या नहीं है, ये दोनों चीज़ें, तो आप अपने पानी को बॉयल कर लें। 1 लीटर पानी में 6 छोटी चम्मच जिस चम्मच से हम डेली घर में खाना खाते हैं उस स्पून को शुगर को लें, चीनी जो सफ़ेद चीनी होती है उसको डालें और आधा उसी चम्मच से नाप के नमक डालें, जो सफ़ेद नमक होता है उसको डालें और उस घोल को तैयार कर लें। और उसको जब भी दस्त है उसके बाद हम बच्चे को दे सकते हैं। नहीं, कितना फ्रिक्वेंटली देना चाहिए? मतलब ORS का घोल हम बच्चे को एडवाइस में ही करते हैं क्योंकि हर एज ग्रुप में बच्चे को ORS का जो एक्सेप्टेंस है वो अलग अलग होता है। कई बच्चे थोड़ा नमकीन या वैसा पानी होने की वजह से रिफ्यूज़ करते हैं, तो कभी भी पीडियाट्रिशियन एज ए पीडियाट्रिशियन हम लोग ये नहीं बोलते कि आपको इतना ml पिलाना ही है। सिंपल सा वर्ड कहना चाहूँगा आप सभी को कि एज मच एज एक्सेप्ट, कि बच्चा इजीली जितना पी पा रहा है उतना पिलाइए और हर दस्त के बाद जब भी बच्चा दस्त करे उसके बाद आप उसे चम्मच से, कटोरी से या छोटे गिलास से पिला सकते हैं, जितना वो पी सकता है। जितना वो पी सकते। डॉक्टर न्याय, एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन आता है जब डायरिया हो बच्चे को कि उस ऐसे में क्या खाना बच्चे को खिलाया जाए और क्या ना खिलाया जाए। फूड्स ड्यूरिंग डायरिया आप क्या सजेस्ट करेंगे? बच्चों को हमेशा डायरिया में ऐसा खाना खिलाना है कि जो इजीली पैलेटेबल हो और डाइजेस्टेबल हो, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे की जो इंटेस्टाइन होता है वो काम करना उतना अच्छा नहीं करता है कि उसका एब्जॉर्प्शन सही हो। इसीलिए फूड जो खाते हैं मोस्टली मोशन से बॉडी के थ्रू निकलता जाता है। इसीलिए पेरेंट्स हमेशा पैनिक होते हैं कि सर जो कुछ भी खा रहे हैं वो निकलता जा रहा है। तो ऐसे में हमेशा अच्छा फूड बच्चों के लिए माना जाता है कि घर की बनी हुई खिचड़ी
बच्चों को दाल, मूंग दाल, चावल की चीज़ें, चावल का सूप। इसके अलावा यदि हम फलों की बात करें तो फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा फायदेमंद जो होता है वो बनाना, क्योंकि उसमें पोटेशियम होता है और पोटेशियम हमारी वोमिटिंग और स्टूल्स में निकलता रहता है, तो पोटेशियम की कमी को भी दूर करता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू रखना है। तो और सूजी की चीज़ें भी, जैसे उपमा है, उत्पम है, इडली है, डोसा है, ये सब चीज़ें हम बच्चों को दे सकते हैं। डॉक्टर ने ये बताइए कि जो सोशल मीडिया पे डायरिया से जुड़ी कौन सी कॉमन मिथ है जो आप ब्रेक करना चाहेंगे? आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया भी सब लोग सुनते भी बहुत हैं। तो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा जो मिथ है कि बच्चे को, सब लोग कहते हैं कि खाना कम खिलाओ तो बच्चा लेटरिन कम करेगा। तो सबसे पहले हम यही मिथ छोड़ना चाहते हैं। दूसरा है कि बच्चे को दांत आ रहे हैं इसीलिए वो डायरिया कर रहा है, तो वो लोग डॉक्टर को दिखाते ही नहीं हैं। और इवन हमारे पास केसेस आते हैं जो 15 दिन से सर डायरिया हो रहा है, 20 दिन से डायरिया हो रहा है, लेकिन हमारे घर वालों ने कहा या हमने सुना या किसी ने पड़ोसी ने बोला कि बच्चे के दांत निकल रहे हैं इसीलिए डायरिया होगा। तो इस मिथ्स को हम तोड़ना चाहते हैं कि खिलाना है, भरपूर खिलाना है बच्चे को, उसको एनर्जी डेंस फूड देना है और दांत निकलने से कभी भी डायरिया नहीं होता। तो क्या डॉक्टर साहब हाथ पतला दस्त इन्फेक्शन की वजह से होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दस्त बच्चों को इन्फेक्शन की वजह से होते कारण हैं, लेकिन अन्य कारण भी हैं, जैसे कि बच्चे का एब्जॉर्प्शन खराब है, मतलब उसके अंदर गुड बैक्टीरिया कम है, बच्चे ने कहीं ज़्यादा फूड खा लिया है, या बच्चे ने ओवर ईटिंग, ज़्यादा मिल्क पी लिया है। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी हमारे यहाँ कई बार कई मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिनके लेने से बच्चों को दस्त बढ़ जाते हैं। तो जैसे आपने बताया, तो क्या रोल ऑफ प्रोबायोटिक्स भी होता है बच्चों के केस में? प्रोबायोटिक एक ऐसी चीज़ है कि प्रोबायोटिक का रोल आजकल बहुत सारी चीज़ों में है, तो डायरिया में भी है। हमारी जो गट है, हर ह्यूमन की गट में ट्रिलियंस ऑफ प्रोबायोटिक्स हैं, बैक्टीरिया है, जो गट बैक्टीरिया है। तो वो हमारे सिस्टम को पूरा रेगुलेट करते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे जो प्रोबायोटिक्स हैं वो बच्चे के खाने को पचाने से लेके उनका एब्जॉर्प्शन सब कुछ वो कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए प्रोबायोटिक देना फायदेमंद होता है। और जैसे आपने बताया इन्फेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ डायरिया, तो व्हाट इज द रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक हमेशा डायरिया में नहीं देना है, जब तक हम डॉक्टर या आपके हमेशा कंफर्म नहीं है कि ये इन्फेक्शियस डायरिया है, तभी एंटीबायोटिक का रोल है। अदरवाइज डायरिया में एंटीबायोटिक ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि अत्यधिक एंटीबायोटिक देने से इवन उसका जो गट है वो और ख़राबी हो जाता है और फायदा ना हो कि नुकसान की संभावना ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल। और जैसे आपने बताया कि वायरल इन्फेक्शन भी इम्पोर्टेंट कॉज है डायरिया का, तो इज देयर एनी रोल ऑफ रोटावायरस वैक्सीन? या डेफिनेटली मैम, रोटावायरस वैक्सीन जो है जब से आई है तब से छोटे बच्चों में रोटावायरस जो डायरिया होता है मुख्यतः 2 वर्ष के बच्चों तक देखा जाता है। और जब से वैक्सीन गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में लगना शुरू हुई है तब से देखा गया है कि रोटावायरस के केसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो गए, क्योंकि यह एक जानलेवा, मतलब बहुत ही खतरनाक टाइप का डायरिया होता है जिसमें बच्चे की मृत्यु तक होने का खतरा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट राउंड की तरफ, झूठ एंड सच राउंड। Yes. टीथिंग कॉजेज डायरिया नहीं, बिल्कुल नहीं, फॉल्स। ओनली आउटसाइड फूड कॉजेज डायरिया? फॉल्स। घर का बना खाना भी डायरिया कर सकता है यदि खाना सही नहीं है, या खाना जहाँ से सब्जियाँ वेजिटेबल्स खरीदी गई हैं या फल फ्रूट्स खरीदे गए हैं, चाहे वो घर पे खिलाएं या बाहर खिलाएं, यदि वो सही नहीं है तो भी डायरिया बच्चा कर सकती है। डॉक्टर ने ये बताइए कि डायरिया में ब्रेस्ट फीडिंग हेल्पफुल है? तो ब्रेस्ट फीड हमें कभी भी बंद नहीं करना है। ब्रेस्ट फीड हम सब प्रमोट करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग इतना, ब्रेस्ट मिल्क एक इतना अच्छा चीज़ है जो उस बच्चे को सारा का सारा उसकी ज़रूरत की चीज़ प्रोवाइड कराता है। मान लीजिए यदि किसी बच्चे को, 1-2 माह के बच्चे को डायरिया हो गया, तो जो ब्रेस्ट मिल्क है वो करीब 80% उसका वाटर होता है, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, प्रोटीन्स होता है, मिनरल्स होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें HMOs होते हैं, उसमें सब कुछ है जो एक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी है। और हम उसका यदि वही खाना छीन लें डायरिया के दौरान तो डेफिनेटली गलत होगा। लेकिन एडल्ट में क्यों दूध बंद कर देते हैं? एडल्ट में दूध इसलिए बंद किया जाता है क्योंकि जो हमारा उसके अंदर दूध में जो लैक्टोज होता है उसको तोड़ने के लिए जो लैक्टेज एंजाइम होते हैं वो सीक्रेशंस कम हो जाता है पड़ों में। जैसे जैसे एज बड़ी होती है लैक्टेज का सीक्रेशंस कम हो जाता है, इसीलिए दूध को तोड़ना
कठिन हो जाता है, दूध को डाइजेस्ट करना कठिन हो जाता है, इसीलिए दूध बड़े बच्चों में, बड़े लोगों में बंद कर दिया जाता है, छोटे बच्चों को लेकिन बंद नहीं करते। क्या हरे रंग की लैट्रिन डेंजरस भी होती है? फॉल्स। हमेशा हरे रंग की स्टूल या लैट्रिन जो है वो खतरनाक नहीं होती। कई बार जो फार्मूला फीड बेबीज होते हैं उनके फार्मूला में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिसकी वजह से लैट्रिन का रंग हरा हो जाता है। दूसरा है कई बार ऐसा फूड बच्चा खाता है जिसकी वजह से उसके रंग का, लैट्रिन का रंग जो है वो हरा हो सकता है। चलिए डॉक्टर साहब, मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट थोड़ा बॉलीवुड एंड फनी राउंड। अगर डायरिया की एक मूवी की तरह बात करें तो व्हाट इज द हीरो फूड यू विल सजेस्ट फॉर आवर व्यूअर्स? हीरो फूड में बनाना इज ए हीरो फूड, क्योंकि यह पोटेशियम का सबसे बड़ा स्रोत है और पोटेशियम लॉस डायरिया में बहुत ज़्यादा होता है। एंड व्हाट वन वुड बी द विलन फूड? विलन फूड इज आई थिंक जंक फूड। जंक फूड बच्चों को बंद, और जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो मतलब नहीं देना है क्योंकि उससे डायरिया बढ़ता है। पर इस समय समर वेकेशन है बच्चों की और बच्चे सब घर पे हैं, तो आप कौन कौन सी फिल्में एडवाइस करना चाहेंगे या बताना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को दिखा सकें? बच्चों के लिए बहुत अच्छी फिल्में हैं, जैसे स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगा कि एक तारे ज़मीन पर पिक्चर है वो ज़रूर दिखाए बच्चों को। एक चिल्लर पार्टी है वो अच्छे से दिखाए, और एक बहुत पुरानी मूवी है जो हम लोग अपने बचपन में देखते थे, हाथी मेरा साथी। ये बहुत अच्छी मूवी है, ये बच्चों को आप ज़रूर दिखाएं तो उससे बच्चे इंटरेस्ट से देखेंगे और सीखेंगे भी, क्योंकि इनमें काफ़ी इमोशंस भी हैं, लर्निंग्स भी हैं और पेरेंटिंग भी है। तो इसमें माता पिता भी सीखेंगे और बच्चे भी सीखेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे आपको जानते हैं, आप जो है पीडियाट्रिशियन बाय चांस और बाय चॉइस? मैं बाय चॉइस पीडियाट्रिशियन बना हूँ। डॉक्टर साहब, जब अपने आप व्हाट्सएप मैसेजेस देखते हैं, वियर्ड व्हाट्सएप मैसेज जो आपको अपने मोबाइल पे देखने को अक्सर मिलता हो? एक्चुअली मैम, हम लोगों के पास सबसे ज़्यादा जो फोटोज़ आती हैं वो बच्चों के लूज मोशन जैसा टॉपिक डायरिया उसी की आती है। और बहुत सारे पेरेंट्स हैं, सुबह सुबह जब अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं तो उसमें कम से कम डेली 4 से 5 फोटो डायपर, स्टूल के साथ, लैट्रिन के साथ फोटो देखने को मिलती है। रात में आपने दवाई दी थी, अभी ऐसी उसका मोशन हो रहा है। व्हाट पेरेंटिंग टिप जो आप अपने बच्चे को देना चाहें? पेरेंटिंग टिप में बच्चों को हम कहते हैं कि एक्टिव बनाना चाहिए, एक्टिविटी अच्छे से कराओ, बच्चे बाहर खिलाओ। आजकल सोशल मीडिया और ये सब मोबाइल का ज़माना है, 99% बच्चे हैं वो मीडिया में इंगेज हैं, तो उन्हें बाहर खेलने को निकालें। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टिप फॉर एवरी चाइल्ड। डॉक्टर न्याय, आपने अपनी प्रैक्टिस में आज तक कितने बच्चे ट्रीट कर रहे हैं? कोई ऐसा केस जो केवल आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स का हिस्सा ना होकर आपको टच किया हो, आपकी लाइफ का हिस्सा भी बना हो, जो आप अपने व्यूअर्स से हमारे शेयर करना चाहेंगे? तो डेफिनेटली हर किसी की जहन में एक आध दो केसेस ऐसे होते हैं, केस तो बहुत हैं, लेकिन आज डायरिया की बात हो रही है तो डायरिया पे ही बताऊंगा। एक केस है जो 2016 का केस है। एक सिंगल पेरेंट मदर थी और सी वॉज वर्किंग मेट्रोस। बेबी यहाँ लखनऊ में था और उसके ग्रैंड पेरेंट्स में उसके नाना जी उसको पाल रहे थे और उसको एक्यूट वायरल डायरिया हुआ था, जिसको डायग्नोसिस बाद में हुआ कि ये रोटा वायरल डायरिया है। और उस बच्चे को आज तक मैंने अपनी लाइफ में, बहुत छोटा बच्चा था, करीब 6-7 महीने, और उस बच्चे को मैंने सर्वाधिक करीब 21 डेज उसको एडमिट हॉस्पिटल में रखा और वो क्योर होके गया। और वो बच्चा आज भी मुझे दिखाने आता है। ही इज़ नाउ 10 ईयर ओल्ड और बहुत खुश होता है। इस प्लेइंग क्रिकेट और वो अच्छी एकेडमी लेवल पे खेल रहा है, स्कूल में भी अच्छा, पढ़ने में भी है। और उसके पेरेंट्स में नाना जी उसके आते हैं कभी भी जब भी, तो बहुत खुश होते हैं और वे सेट की सर ये बच्चा आपने ही बचाया, और ये हमेशा मतलब हम आपके शुक्रगुजार रहते हैं। आज हमने जाना डायरिया कॉमन है बट अवेयरनेस अनकॉमन। सो पैनिक ना करें, हाइड्रेशन मेंटेन करें। सो स्टे फिट, स्टे सेफ, जुड़े रहिए हमारे साथ हेल्थ चर्चा पर, जहां हम हेल्थ मिथ्स को तोड़ते हैं और रियल साइंस की बात करते हैं हेल्थ एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन शो।